अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं डीजे साइंस कॉलेज के फर्स्ट ईयर जोलॉजी का जो प्रीलियम पेपर है 2022 का, उसके एमसीक्यूज़। ठीक है, हमारे पास पहला सवाल है, क्रॉप रोटेशन इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड्स टू इरेडिकेट। तो ये होता है इफेक्टिव मेथड टू इरेडिकेट द डिजीज़। ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर ये वाली बात जो है वो लिखी हुई है बुक में, इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं थी। उसके बाद है डिस्टिंक्टिव नाइट्रोजनस बेस फाउंड इन आरएनए। तो ये आपने याद रखना है कि वो जो कि आरएनए के अंदर होता है वो यूरेसिल होता है। ठीक है, बाकी सारी बेसेस सेम होती है डीएनए और आरएनए के अंदर, सिर्फ फ़र्क किसका आता है, यूरेसिल का। इसके अंदर यूरेसिल होता है और डीएनए के अंदर थायमीन होता है। ठीक है, उसके बाद है ग्लाइकोलिपिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। पेज नंबर 37 में बताया हुआ कि ग्लाइकोलिपिड्स का दूसरा नाम सेरेब्रोसाइट्स होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या है कि उसके अंदर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट या जो ग्लूकोज है वो, और साथ में लिपिड, दोनों कंपोनेंट्स होते हैं वो साथ में कॉन्जुगेट हुए होते हैं। ये टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर एट विच एंजाइम हैज़ नो एक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है कि एक होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक होता है जिस टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, और एक होता है जिस पे नो एक्टिविटी होती है या फिर एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये तीनों आपने याद रखना है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है एंजाइम की एक्टिविटी का, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब, या ऑप्टिमम एक्टिविटी जिस टेम्परेचर पे होती है उसका मतलब क्या है कि यानी कि एंजाइम अपना प्रॉपर जो उसका भरपूर काम है वो किसी ऐसे टेम्परेचर पे करेगा जो कि नॉर्मल होगा, जो कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस पर एंजाइम प्रॉपरली अपना काम करेगा। ठीक है, पूरा ऑप्टिमम करेगा, सही से करेगा, भरपूर तरीके से करेगा। फिर एक टेम्परेचर होता है जो कि होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपने याद रखना है कि इस पे एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ख़त्म तो नहीं बोलेंगे, एंजाइम एक्टिव ही नहीं होता, एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, उसकी शेप ख़राब हो जाती है और वो नॉर्मल फंक्शन करने के काबिल नहीं रहता। ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। फिर ये टेम्परेचर होता है जो कि होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो एक्टिविटी और मिनिमल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो उसका आंसर हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। के बाद सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड, तो उनको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। उसके बाद है रेडियोलेरियन बिलोंग टू दिस क्लास। तो ये होते हैं सार्कोडेना। बुक के अंदर इसकी हेडिंग में इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। इस पे रीज़न आ सकता है कि जो ऑयल प्रोस्पेक्टर्स होते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो उन्होंने इसको रेडियोलेरेंट ओस जो होते हैं या ऊस जो होते हैं उसके अंदर उन्होंने क्या देखा कि उसकी कुछ स्पीशीज़ के अंदर उनको पेट्रोलियम के कुछ असरात मिले या पेट्रोलियम के कुछ रेमिनेंट्स मिले, जिससे उनको अंदाज़ा हुआ कि मे बी इट कैन बी हेल्पफुल इन मेकिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, या इससे हम फ्यूल वगैरह बना सकते हैं। तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इसको स्टडी किया था ऑयल प्रोस्पेक्टर्स ने। उसके बाद है कि इन स्पॉन्जेस द एक्सकरेंट पोर्स थ्रू विच वाटर लीव्स आर कॉल्ड। तो आपको याद रखना चाहिए कि इनकरेंट पोर्स होते हैं जिससे वाटर इनके सिस्टम के अंदर एंटर करता है, तो वो होते हैं ऑस्टिया, और ऑस्कुलम वो पोर्स होते हैं जिसको एक्सकरेंट पोर्स कहते हैं, जिससे वाटर एग्जिट होता है इनके सिस्टम से। उसके बाद है मॉलिस्कस विच हैज़ इंटरनल शेल। तो आपने याद रखना है कि सीपिया होता है, उसका इंटरनल शेल होता है। ऑक्टोपस का कोई शेल नहीं होता, और नॉटलस का मेरे ख्याल से एक्सटर्नल शेल होता था। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा लॉलीगो भी होता है जिसके अंदर इंटरनल शेल होता है। ये नेम और इसकी जो भी छोटी मोटी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है ना, वो आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद है रेगुलर चेंजिंग ओवर ऑफ एक्जोस्केलेटन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन इज़ कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को कहते थे इकाइडिसिस। ठीक है, ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर होता था कि वो उनका पुराना एक्जोस्केलेटन शेड डाउन हो जाता था। रीज़न भी आता है इस पर कि ऐसा क्यों होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो बॉडी का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, और एक्जोस्केलेटन एक नॉन लिविंग थिंग है, वो ग्रो नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है वो शेड होगी और वो दोबारा से बनेगी उनकी बॉडी के साइज़ के हिसाब से। उसके बाद है प्लेकॉइड स्केल्स आर फाउंड इन। तो ये होते हैं कार्टिलेजिनस फिश के अंदर, ये आपने याद रखना था। उसके बाद है द ह्यूमन स्टमक प्रोड्यूसेस अ हार्मोन। ये एक अच्छा सवाल है, कन्फ्यूजन नहीं करना, पेप्सिन देख के कन्फ्यूज नहीं होना। पेप्सिन इज़ अ एंजाइम। ठीक है, ये गैस्ट्रिक का या फिर स्टमक का एंजाइम है। ट्रिप्सिन जो है वो किसका होता है, पेनक्रियाटिक जूस का एंजाइम है, यानी जो पेनक्रियास से सेक्रेशन आ रही होती है उसका एंजाइम होता है, ड्यूडेनम के अंदर आ रही होती है। गैस्ट्रिन इज़ अ हार्मोन जो कि हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है। इंटेरोकाइनेस ये भी एंजाइम होता है जो कि बेसिकली उसको एक्टिवेशन करवा रहा होता है। जो पेनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं जैसे ट्रिप्सिनोजन वगैरह होते हैं, उनकी एक्टिवेशन करवा रहा होता है ताकि वो एक्ट कर सकें ड्यूडेनम के अंदर, डाइजेशन में हेल्प करें। उसके बाद है ज़ाइमोजन सेल्स सेक्रीट
तो यहाँ पे पेप्सिन देख के फ़ौरन से पेप्सिन मार्क नहीं कर देना है, पेप्सिन नहीं सेक्रेट करता, पेप्सिन ओजन सेक्रेट करता है, ठीक है। ये भी रीज़न आता है कि क्यों पेप्सिन एंजाइम जो है वो इनएक्टिव स्टेट में, पेप्सिनोजन क्या है, पेप्सिन एंजाइम की इनएक्टिव स्टेज है, तो वो इसमें क्यों रिलीज़ करता है अपने एंजाइम को, पेप्सिन डायरेक्ट क्यों नहीं रिलीज़ होता। तो उसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि पेप्सिन जो है वो स्टमक की वॉल को जो है वो कर सकता है, डैमेज कर सकता है। वैसे उसकी प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस भी होता है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम पेप्सिन जो होता है हमारे स्टमक के अंदर वो इनएक्टिव स्टेट में रिलीज़ होता है, और जब प्रोटीन्स आते हैं, जब डाइजेशन का काम होता है, जब इसका काम होता है, तभी एक्टिवेट होता है। और कौन एक्टिवेट करता है, आपने ये भी याद रखना है कि HCl जो होता है वो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन बनाता है, ठीक है। तो HCl वो होता है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं MCQs में। उसके बाद है एंजाइम विच हेल्प इन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में जो हेल्प करता है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये कार्बोनिक हाइड्रेस जो होता है एनहाइड्रेस RBC के अंदर होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी ये जो राइबोलोस 1,6 बिसफॉस्फेट होता है, ये सबस्ट्रेट होता था डार्क रिएक्शन के अंदर, और इसको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को, और फिर हमारे पास आगे फर्दर जो होते थे वो रिएक्शन होते थे। तो ये तो है ही नहीं अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद है कि दीज ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द गिल्स। पेज नंबर 314 पे आपको बताया हुआ है क्लियरली कि जो लेमेला होते हैं वो गिल्स के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके अंदर गिल्स के अंदर फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स के जो है वो उसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल लेमेली होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं ब्लड से, और जिसकी वजह से जो होता है वो जो गिल्स है, जो कि दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन उसका सरफेस एरिया बढ़ गया कि इतने से एरिया में इतनी सारी जो है वो स्पेसेस हो गई जिसके अंदर ब्लड वेसल्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो इस तरह से सरफेस एरिया बढ़ गया गिल्स का, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो गई। उसके बाद द फॉरेन सब्सटेंस दैट एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। तो ये जो है ना आपके पास एंटीजन की डेफिनेशन है, ये आपने याद कर लेनी है। अगर कहीं पूछेंगे तो भी आप ये आराम से लिख सकते हैं कि ऐसी चीज़ जो बॉडी के अंदर नहीं बन रही, ठीक है, वो बाहर से आ रही है और उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराती है, तो वो एंटीजन कहलाती है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाय, बहुत आसान है, ये होता है बाय प्लेटलेट्स। यहाँ पे आके जाते हैं MCQs कंप्लीट। किसी को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।